पुनः एक बार ई किसान समाधान कार्यक्रम में। और ये हमारा 38वां एपिसोड है। इसके पहले हम लोग 37 एपिसोड कर चुके हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा ई किसान समाधान के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें कि लगभग 700 से ज़्यादा किसान पशुपालक बंधु उसमें जुड़े हुए हैं। और जब कभी किन्हीं को कोई समस्या होती है तो उसमें फोटो और वीडियो डालते हैं बीमार पशु का, या कोई और समस्या या कोई जानकारी लेनी होती है। इवन पशु का सिर्फ बीमारी का ही नहीं होता है। अगर मान लीजिए पशु का प्रबंधन से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, या पशु पोषण से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, या अन्य कोई संबंधित जानकारी चाहिए होता है, तो उस पर भी हमारे वस्तु के विशेषज्ञ इसमें मौजूद हैं। वेटनरी सर्जरी से, मेडिसिन से, गायनेकोलॉजी से, एलपीएम से, न्यूट्रिशन से, मतलब कॉलेज का हर एक विषय से एक प्रोफेसर, एक साइंटिस्ट जो है इस ग्रुप में मौजूद है, जो आपके प्रश्नों का त्वरित समाधान करते हैं। उसके बाद हम लोग प्रथम और तृतीय शनिवार को जूम मीटिंग के द्वारा हम लोग एक बार चर्चा करते हैं कि भाई जो समाधान बताए गए थे उससे जो है पशु ठीक हुआ कि नहीं, या जो भी समस्या थी वो दूर हुई कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले प्रश्नों पर चलते हैं। उसके बाद हम लोग एक विषय के द्वारा हम लोग चर्चा भी की जाती है। तो आज का हमारा जो विषय है, अभी देख रहे हैं कि ठंड का मौसम हमारे यहाँ बढ़ रही है, पशुओं को काफ़ी ठंड प्रभावित कर रही है। तो उसी को देखते हुए आज का विषय रखा गया है कि ठंड के मौसम में पशुपालकों द्वारा की जाने वाली कुछ जरूरी काम। तो हमारे विषय के विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार सिंह हैं, वो हमारे बीच मौजूद भी हैं। मैं स्वागत करता हूं सभी का, और खासकर विशेषकर अपने दर्शकों का स्वागत है। तो आप लोगों को पीपीटी दिख रही है? कोई एक आदमी बताएंगे? दिख रही है सर, ठीक है। हाँ, चलिए, ओके, धन्यवाद डॉक्टर पुष्पेंद्र। आगे बढ़ता हूँ। ये हमारे ई किसान समाधान कार्यक्रम के विशेषज्ञों की सूची है। इसमें जो भी विशेषज्ञगण आपको दिख रहे हैं, यही वो सभी विशेषज्ञ हैं जो आपके प्रश्नों का त्वरित समाधान करते हैं। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर मंडल को, डॉक्टर अनिल सर को, डॉक्टर राजेश सर को, कि जो कि और सभी लोगों को, ऐसा नहीं है, मैं देखता हूँ डॉक्टर दुष्यंत भी, डॉक्टर भावना भी, जब कभी उनके संबंधित कोई प्रश्न आता है उसका तुरंत समाधान कर देते हैं। मैं सभी विशेषज्ञों को धन्यवाद देता हूँ। आपका हार्ड आपका असम मैंने आपके कठिन परिश्रम के कारण ये ग्रुप काफी सक्सेस। को कुछ पूछना हो, प्रश्नोत्तरी से संबंधित अगर कुछ है, मन में अगर सवाल है तो पूछ सकते हैं। नहीं तो हम लोग अगले कड़ी की ओर बढ़ेंगे, जिसमें कि एक विषय पर चर्चा होती है, जिसमें आज के मौसम चर्चा है कि ठंड के मौसम में पशुओं का हम लोग देखभाल कैसे करें, किन किन बातों पर ध्यान दें कि पशु को ठंड ना लगे। इसको कोल्ड स्ट्रोक बोलते हैं ना। तो उसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर कोई प्रश्न है, मान लीजिए अभी बीमारी से संबंधित या कुछ और पूछना है इस ग्रुप में जो अभी तक पूछा सर। गया था उससे। हाँ, अनम्यूट सर कीजिए अपने आप को। सर प्रणाम एक सर। प्रश्न है मेरा सर। हाँ, एक एक करके, हाँ बोलिए। राजकुमार जी बोल रहे हैं, बोलने दीजिए इनको पहले। हाँ जी बोलिए। प्रणाम सर। नाम प्रणाम, बोलिए। सर हमरा एक समस्या है जे आज लगभग 18-19 रोज पहले भैंस बच्चा दी है। ठीक है। और सर बच्चा देने से पहले मैंने हम तो खरीद के अभी नया डेयरी फार्म सर चालू किए हैं। हम्म। और पहले सर जो खरीद के लाए थे ना गाभिन ही थी, लेकिन ऐसा नहीं शिकायत था जो हम वीडियो शेयर किए हैं, रातें भी किए हैं सर। हाँ हाँ, आप मैंने कल अब किए थे। हाँ। जी जी सर, मैंने अब जो है सर भार मैंने बिग रहा है। इलाज तो हम्म। ऐसे सर हम करवाते हैं मैंने ग्रामीण डॉक्टर लोगों से। हम्म। लेकिन सर मैंने कोई भी उसका अथी नहीं है, रिस्पांस नहीं है सर। जब भी निकलता है तो दिन में थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलता है, नहीं तो रात में तो अक्सर है सर मिलता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो डॉक्टर दुष्यंत यादव जी हमारे बीच मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा बताइए। एक प्रश्न हम लोग देखे भी थे, कल ग्रुप में ये डाले हैं ये। जी सर जी एक्चुअली सर। मैंने उसका आंसर उसमें लिखा है। वो सारी दवाइयाँ ये चलवाएं मैं। अगर हाँ मेरी आवाज नहीं आ रही, मैं ट्रेन में हूँ एक्चुअली। हाँ हाँ हाँ। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जरूर लगाएं इसको अभी। समझ रहे हैं सर? सर हम्म। तो सर प्रोजेस्टेरॉन कृपा हार्मोन को करके एक हर बार सर महीने का नंबर लगवाना सर पड़ेगा। हमको नोट करवा दीजिए ना सर। हम मैंने चलो आएंगे लिखिए। डॉक्टर साहब तो ठीक है, ग्रुप में लिखा हुआ है। जी राजकुमार जी, ग्रुप में वो दवा प्रोजेस्टेरोन लिखा हुआ है, मैं आपको फिर से वहां मार्क ग्रुप कर में दूंगा। वैसे है भी।
हाँ हाँ। तो सर डॉक्टर वही दवा दुष्यंत लेकर के करके, चलवाएं। हाँ हाँ, प्रोजेस्टेरोन चलवाइए, बिल्कुल। अच्छा ठीक है सर, हाँ, ठीक है। प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम हो बड़ा जाएगा। जी जी सर, बहुत मैंने तकलीफ में है, जानवर भी है, उससे ज्यादा तकलीफ हमको भी हो रहा है, मैंने क्या हाँ होगा ना हाँ, हो। बिल्कुल बिल्कुल होता ही है। जब पशु का समस्या होती है तो पशुपालक अपने आप परेशान हो ही जाते हैं, ये सर ये स्वाभाविक। ठीक हो जाएगा ना सर? बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा डिग्री का नहीं है, उसमें ज्यादा समस्या नहीं है। तो सरते आप हाँ बहुत सर। ज्यादा उसमें ऐसे सो कॉल्ड झोला छाप से ज्यादा ट्रीटमेंट न कराएं। अगर हाँ कोई समस्या बहुत ज्यादा है तो अपने निकट के वेटनरी डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अगर और उससे हम लोग की बात करा दें तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है, हम बुलाते हैं सर, ब्लॉक के डॉक्टर साहब को हाँ, बुलाते हैं। ब्लॉक में जो डॉक्टर होंगे ना, पदस्थापित होंगे, उनसे आप बात कीजिएगा। अगर ये सर ये क्या कहते हैं, वो जो अथी वाला मोबाइल पशु चिकित्सा वाला जो गरिया चलता है, उस पर क्या आएंगे तब? हाँ, वो भी ठीक है, उसमें भी डॉक्टर ही रहते हैं। हाँ, अच्छा आए ठीक है सर, तो हम आएंगे, उनको उनको। बुलाइएगा, और अगर हाँ, उनको कुछ ऐसा हो तो आप मुझे से बात करा दीजिएगा। जी बिल्कुल। जी ठीक है सर, तो सर आप और- अपना वाला नंबर सर खाली नोट कराना दीजिए सर। ठीक हाँ, ठीक। अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ग्रुप में, हाँ, ग्रुप में अच्छा ठीक नंबर है है, सर। इनका शेयर कर दिया जाए, जी चलिए जी ठीक। जी ठीक है सर। ओके, और किन्हीं को पूछना है कोई? ठीक है, जी धन्यवाद। सर। हाँ हाँ, वंदना जी, हाँ पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। एक भैंस है सर, उनमें से कि थनैला उसको हो गया है, और अच्छा बाड़ जो है दूने वाला वो फट फट गया है। तो अच्छा अच्छा। और दवाई हम उसमें चलाए थे, वो हिमेक्स मलहम भी दिए, लेकिन उससे कोई सुनवाई नहीं हुआ, पूरा बढ़िया फट रहा। फट गया है। तो आप उसको ग्रुप में डाले हैं? नहीं, अभी सर जैसे हमको वो किए हैं, तो पहले उसको वो लिखवाए थे, हम उसको दिलवा दिए थे हिमेक्स मलहम। तो बोला अच्छा, कि नहीं ठीक हुआ, आज हमको वो सूचना दिए हैं, यही हो रहा है आधा घंटा पहले। ठीक है, तो आप उसका फोटो जो है कम से कम हाँ, खींच फोटो के है सर, ग्रुप में मंगवाए, डालिए। वीडियो मंगवाए हैं सर, वीडियो मंगवाए हैं, हम फोटो डाल देते हैं इसमें। हाँ, डाल दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए, तुरंत उसका समाधान बता दिया जाएगा। थनैला है तो कोई बड़ी बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। राजेश सर उसका उपचार बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक ठीक है, है। ठीक है, ठीक हाँ, और है, कोई ठीक है। मनीष जी शायद कुछ बोलना चाह रहे थे। मनीष जी, और किन्हीं को कुछ पूछना है? सर थोड़ा रख रखाव के बारे में सर बताया जाए। बताया जाएगा, अभी डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह बताएंगे आपको, ठीक है। अभी के जी जी मौसम में खासकर पशु को कैसे रख रखाव करना है। जी 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 जाड़े जी का सर, जी मौसम आ गई ना, हाँ, अभी पशु ज्यादा बीमार पड़ते हैं, जी तो जी। इसीलिए ये विषय रखा गया है, अभी बताया जाएगा। चलिए ठीक है। ठीक तो ठीक है, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम प्रणाम। चलिए हम लोग कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। और आज का जो विषय है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ठंड का मौसम हमारे बिहार राज्य में दस्तक दे चुका है। और ऐसे में बहुत सारे पशु हमारे बीमार पड़ रहे हैं, और ठंड अभी और बढ़ेगी, क्योंकि अभी भी आज तो 6 दिसंबर ही है, अभी पूरा दिसंबर और जनवरी बाकी है। तो ऐसे में पशुओं को बीमार होने की संभावना और ज़्यादा आगे भी बढ़ जाएगी। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हम आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार सिंह, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन एजुकेशन विभाग में, बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। तो मैं डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूं, और मैं उनको हैंड ओवर करता हूं कि डॉक्टर साहब आप अपना स्लाइड शेयर कीजिए। थैंक यू सर। नमस्कार किसान भाइयों। आज मौका मिला है, बहुत ही ये टॉपिक बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इसमें छोटी छोटी ऐसी बातें मैनेजमेंट की। ठीक है सर, स्लाइड दिख रही है? हाँ हाँ, दिख रही है, दिख रही है। ठीक सर। तो मेरी आवाज आ रही है सर, क्लियर? हाँ हाँ, आ रही है, आवाज आ रही ठीक है। है सर, थैंक यू सर। तो किसान भाइयों, जैसे कि इसमें ठंडी ऋतु का आगमन हो चुका है। अब धीरे धीरे आने वाला जो समय होगा, धीरे धीरे ठंड जो डिग्री है और नीचे गिरती जाएगी, मतलब ठंड का प्रकोप और बढ़ता जाएगा। अभी ठंड ऋतु का थोड़ा संक्रमण का सीजन चल रहा है। मतलब आप दिन में देखेंगे कि दिन के समय में 12-1 बजे के आसपास आप देखेंगे थोड़ा सा गर्मी थोड़ी सी ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा तो नहीं रह गई है। लेकिन फिर धीरे धीरे तापमान गिरते गिरते रात के समय तापमान बहुत ज्यादा गिर जा रहा है। तो
इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस बार जब जो टॉपिक डिस्कशन के लिए रखा हुआ है वो है शीत ऋतु में डेयरी पशुओं की देखभाल। इसके साथ ही देखभाल के लिए डेयरी पशुओं की नहीं, जो हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो डेयरी पशुओं के साथ में बहुत से हो सकता है बकरी पालते हों, भेड़ भी रखते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में, या हो सकता है मुर्गी पालन कर रहे हों। तो इसमें जितने भी पशु हैं, जितने भी पक्षी हैं, सबको शीत ऋतु से बचाव के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ठंडी ऋतु जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे उनकी देखभाल जरूर पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम पशु पालते इसलिए हैं ताकि हम उनसे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट, गाय अगर डेयरी पशु तो हम उससे दूध ले रहे हैं ताकि हमें कुछ पैसा मिल रहा है, आमदनी हो रही है उससे। मुर्गियां पाल रहे हैं तो उससे भी हमें आमदनी हो रही है, बकरी, मतलब कुछ भी अगर हम पशु पाल रहे हैं तो उससे हमें कुछ फायदा हो रहा है। तो अगर हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे इस समय में, तो वो जो फायदा हो रहा है, जो इकोनॉमिक गेन हो रहा है, जो पैसा मिलने वाला है, उस पर फर्क पड़ेगा, तो हमारे किसान भाइयों का नुकसान हो सकता है। तो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें हैं ये, इसलिए किसान भाइयों को उनको ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाहे मानव शरीर हो चाहे पशुओं का शरीर हो, इसमें तापमान को नियंत्रित करने की अपनी अपना एक सिस्टम मैकेनिज्म होता है, सिस्टम होता है, ठीक है। लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। अगर थोड़ा बहुत टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होता है, थोड़ा बहुत तापमान ऊपर नीचे होता है, तो हमारा शरीर, चाहे हमारा हो चाहे पशुओं का, वो आसानी से एडजस्ट कर जाता है। लेकिन जैसे रात के समय बहुत ज्यादा तापमान गिर जा रहा है, दिन के समय तापमान थोड़ा ठीक ठाक बना हुआ है, तो टेम्परेचर में वेरिएशन ज्यादा है। तो यदि हम पशुओं का ठीक से अगर मतलब उनका रहने का आवास प्रबंधन ठीक से नहीं करते, उनके खान पान को अगर ध्यान से नहीं रखते हैं, तो दुग्ध उत्पादन में कमी हो सकती है, अंडा उत्पादन में कमी हो सकती है। जो ब्रॉयलर, जो हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो ब्रॉयलर प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, उनमें जो ग्रोथ है मुर्गों की, वो उस पे फर्क पड़ सकता है। तो प्रोडक्शन में कमी होती है। इसके अलावा ऐसी कई बीमारियां हैं, क्योंकि अगर हम इनका प्रबंधन ठीक से नहीं करेंगे, तो ये जो पूरा तनाव है, चाहे ये जो ठंडी का तनाव है ना, ये शरीर के ऊपर पड़ता है। और जब पशु के शरीर के ऊपर ये पूरा प्रभाव पड़ता है, तो उससे उसकी इम्यूनिटी, जो रोगों से प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम हो जाती है। और ऐसा होने पे बहुत जो छोटे छोटे बीमारियां हैं वो पशुओं को होना शुरू हो जाएगा। और एक बार अगर वहां पर हमारे किसान भाई चूक जाते हैं, पशुपालक भाई चूक जाते हैं, तो बड़ी बीमारियां भी होने की संभावना हो जाती हैं। तो अगर बीमारी होगी तो फिर वही बात है कि फिर जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा चारे की आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर को गर्म हमारा जो शरीर है, जैसे तापमान बहुत कम होता जाएगा, वैसे वैसे हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत होगी। जब तक ऊर्जा शरीर में उत्पादन नहीं होता होगा, तब तक वो उस ठंड से मुकाबला नहीं कर सकती, जो हमारे पशु का शरीर है। तो इसलिए उसको चारे और उसका जो खान पान है उसकी व्यवस्था हमको देखनी पड़ेगी। जो पानी हम उसको दे रहे हैं, हम उसको कैसे सपोर्ट कर सकें, ताकि उसका जो शरीर है वो अपने आप को गर्म रख सके और इस तापमान से लड़ सके, या अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित रख सके। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है पशुपालन में, नवजात बछड़ा बछड़ी हुआ या चूजे हुए, उनको उनको देखभाल की बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी ये बच्चे होते हैं, तो इनमें एक समय तक शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए मैकेनिज्म ठीक ढंग से डेवलप नहीं होता है। तो उनको बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इनमें मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। चूजों की, खासतौर पर चूजों के, जब हम चूजा पालन कर रहे होते हैं या ब्रूडिंग कर रहे होते हैं, तो शुरुआत के 10 से 15 दिन बहुत ही क्रूशियल होते हैं, क्योंकि इस समय में उनके पास टेम्परेचर को, तापमान को नियंत्रित करने का ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं होता। और तापमान में थोड़ा बहुत भी अगर उतार चढ़ाव होता है तो एक मास मोर्टेलिटी होती है। ठीक ठाक मतलब नंबर्स में जो चूजे हैं उनमें उनका मृत्यु दर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आता है आवास एवं पर्यावरण प्रबंधन। इसमें हम ये देखते हैं कि तापमान एवं हवा से सुरक्षा, क्योंकि बाहर का तापमान बहुत ज्यादा गिरा हुआ होता है, ठंडी शीतलहरी चल रही होती है। और अगर हमारा जो पशु है, यदि हम अपने पशुशाला की दिशा को ठीक से नहीं निर्धारित करते हैं, तो जो हवा, जो ठंडी शीतलहरी चल रही है, वो सीधे सीधे हमारे पशुओं से, या जो हमारे पशु हमने पाल रखे हैं उनसे उनको लगती है, तो उनके शरीर पे इसका सीधे इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए हमें जो पशुपालक, जो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम भी आवास का निर्माण करेंगे, तो जब भी इन जनरल बात कही जाती है, चाहे गर्मी के प्रबंधन की बात हो चाहे शीत ऋतु के प्रबंधन की बात हो, तो जो आवास का की दिशा होती है वो हम कहते हैं ईस्ट वेस्ट रखना चाहिए, ताकि जो हवा है वो सीधे उस प्रवाह पशुशाला के भीतर ना आए, वो कहीं से मुड़ करके आए, सीधे प्रभाव पड़ेगा तो शीतलहरी का फर्क ज्यादा पड़ेगा। इसके अलावा
हमें पशुशाला में हम जो भी आसपास वहां पे कुछ खुली धूप की व्यवस्था रखनी चाहिए, तहाँ जहां पर हमारा पशु टहल सके, उसको धूप लग सके दिन के समय में। हमें उसे मतलब जो बड़ा हमने बना रखा है वहां से बाहर लेके वो धूप में दिन भर रहे, उसके बाद रात के समय हम उसको भीतर रख सके। रात के समय तिरपाल हो गया, बोरी हो, पॉलिथीन सीट, जो खिड़कियां हैं जहां से कि हवा भीतर आ सकती है रात के समय में, हमें वहां पे तिरपाल, बोरी, इन चीजों का उपयोग करके हमने देखा है ऐसे बहुत से किसान भाई हैं जो इस तरह की चीजें करते भी हैं। वो अगर हम इस तरह की चीजें डाल देते हैं तो क्या होता है कि हवा का सीधे प्रवाह रात के समय में खासतौर में पशुशाला के भीतर नहीं हो पाता। इसके अलावा अगर हम पशुशाला को पूरा पैक भी कर देते हैं तो एक सफिकेशन होता है कि ठीक है, क्योंकि पशु, बहुत सारे पशु एक घर के भीतर हैं और वो पूरा पैक है, तो गर्माहट तो हो जाती है, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है तो उसका भी स्वास्थ्य पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसमें ये ध्यान देने वाली बात ये होती है कि बिल्कुल पैक न करें, ऐसा करें कि हाँ हवा का सीधा थपेड़ा ना है, लेकिन वेंटिलेशन के लिए भी एक थोड़ी बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए वहां पे, ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर होता रहे। इसके अलावा चूंकि रात का समय रहेगा तो दिन जो जमीन है वो ठंडक रहेगा, और पशु का जो थन है वो जहां भी लेटेगा तो वहां पर वो सीधे सीधे जमीन के संपर्क में आएगा वहां पर। तो किसान भाइयों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर एक बिछावन या कुछ मोटा सा, जैसे पुआल हो गया, भूसा हो गया, इसको इसको रख दें। इससे क्या होता है कि एक पशुओं के शरीर के बीच में और सीधे जमीन से वो स्पर्श में नहीं आएगा, तो वहां का जो टेम्परेचर, जो कम टेम्परेचर उस या नमी है, उससे वो सुरक्षित रहेगा। तो जो थन है जहां से कि हमको दुग्ध उत्पादन लेना है हमारे किसान भाइयों को, तो उसके ऊपर इसका एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा वहां पे। इसके अलावा पशुशाला के भीतर नमी का नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नमी बहुत ज्यादा होगी तो जितने बैक्टीरिया हैं या जो सूक्ष्म जीव हैं उनको वहां पे पनपने का मौका मिलेगा। और नमी से ही बहुत सी ज्यादा जो पशुपालन पशुशाला के भीतर जो हम कहते हैं मैनेजमेंट की बात, तो उसमें नमी को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे हम मुर्गी पालन की बात कर लें, चाहे पशु पालन की बात कर लें, नमी का नियंत्रण बहुत जरूरी है। और नमी बहुत ज्यादा होती है तो निमोनिया जैसी बीमारियां होने की संभावना हो जाती है। इसके अलावा अगर नमी बहुत ज्यादा है, सूक्ष्मजीव उसमें पनप रहे हैं, थन जो है हमारा जो डेयरी एनिमल है उसका जो थन है सीधे उसके कांटेक्ट में अगर आने की संभावना है, तो वहां पर थनैला जैसी बीमारियां होने की भी संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा जो पशुशाला है उसको हमको रेगुलर बेसिस पे साफ सफाई करनी चाहिए, सूखा रखना चाहिए पशुशाला को। ये आप देख रहे हैं जैसे कि एक बाड़े के भीतर में यहाँ पे एक अलाव जलाया गया है। जो हमारे पशु हैं उनके ऊपर बहुत से किसान भाई, ये तो किसी ने चादर डाला हुआ है, लेकिन बहुत से किसान भाई करते हैं तो जूट के बोरे उसे डाल देते हैं, चाहे हमारी गाय गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, तो उसके ऊपर जूट के बोरे डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके शरीर के ऊपर भी एक लेयर बन जाती है, तो गर्माहट बनी रहती है और अचानक से टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं आता शरीर के भीतर। इसके अलावा दिन के समय में पशुओं को मतलब जब थोड़ा सा धूप निकल जाए तो पशुओं को बाहर बाड़े में निकाल देना चाहिए, ताकि उन्हें अच्छे से धूप मिले। धूप का अपना फायदा होता है, मतलब विटामिन भी मिल रहा है। इसके अलावा जो गर्माहट है, एक जो रात भर जो पशुशाला के भीतर बना हुआ था, भीतर एक नमी और एक भीतर का इन्वायरमेंट है, उससे उसको बाहर निकलने का मौका मिलता है, तो उसका वो जो तनाव है वो कम होता है, और उसको अपनी जो नेचुरल एक्टिविटीज हैं उसको करने के लिए उसको एक अनुकूल इन्वायरमेंट मिलता है अगर हम उसको बाहर रखें हैं तो। ये इस तरह का, जैसे कि पशुपालन आप इधर देख रहे हैं, इधर साइड यहाँ पर पशुपालन में बाहर तिरपाल पड़ा हुआ है, भीतर सूखे मतलब चारे की व्यवस्था अच्छी है इनकी। जो बीच में एक इमेज है आप देख रहे हो, नीचे एक बेडिंग बनाई गई है भूसे की या पुआल की, जिसपे कि पशु बैठा हुआ है, और सबसे नीचे एक बाड़े में पशुओं को बाहर धूप में निकाला हुआ दिन के समय में। ये मेजर इंपॉर्टेंस है अगर हम आवास प्रबंधन की बात करते हैं। इसके अलावा एक चीज और, जब हम भीतर कोई पुआल या भूसा वगैरह रख रहे हैं तो साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि गाय या जो भी पशु है गोमूत्र कर रहा है या मूत्र कर रहा है या फिर उसका गोबर उस पर जा रहा है, तो हमें उसको रेगुलर बेसिस पे बदलते रहना चाहिए, वहां पर चूने का छिड़काव करते रहना चाहिए, ताकि कोई इन्फेक्शन वाली बात ना हो, और एक हाइजीनिसिटी एक पशुपाड़े के भीतर, आवास के भीतर हम उसको मेंटेन कर सके। दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें पोषण एवं पानी की व्यवस्था है। पोषण का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ठंडी के समय में दो बातों से जो पशु है ना वो इम्पैक्टेड होता है। पहली बात ये होती है उसमें कि अगर तापमान बहुत ज्यादा गिर रहा है तो पशु के शरीर को ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा मिलेगा तभी उसका शरीर जो है उस जो गिरते हुए तापमान से लड़ सकता है और अपनी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है। अगर मेंटेन नहीं कर पाए तो उसे उस प्रकोप में आ जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। दूसरा, इस ठंड की वजह से एक तनाव पशु शरीर के ऊपर आता है, जिससे कि अगर तनाव ज्यादा पड़ता है
तो इम्यूनिटी कम होगी, प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, और यदि पशुओं का प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है तो वो ऐसे बहुत सी बीमारियां हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो उससे ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए पोषण प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे ऊर्जा बढ़ाने वाले आहार हैं, शीत ऋतु में पशुओं को अधिक ऊर्जा वाली खुराक देनी चाहिए, ज्यादा अनाज देना चाहिए, दाना ज्यादा देना चाहिए, चोकर, गुड़, तेल, खली, ये चीजों को ज्यादा देना चाहिए, संतुलित मात्रा में यूज करना चाहिए। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में हरा चारा देना चाहिए, जिसमें बसीम, मक्का, चरी, ये सारी चीजें हैं। सूखे चारे में थोड़ा सा गुनगुना पानी मिला देना चाहिए। इसके अलावा जब हम कहते हैं कि पानी की व्यवस्था, तो अमूमन इन जनरल ठंडी ऋतु में चाहे हम हो चाहे पशु हो, बहुत पानी पीने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन क्या होता है कि जब भी पानी पीने की इच्छा होती है, बड़ी तीव्र इच्छा होती है। तो ऐसी पोजीशन, हम तो इंसान हैं, हम तो कहीं भी जाके पानी पी सकते हैं, पशुओं के साथ बड़ी समस्या होती है। वो कह नहीं पाएंगे कि नहीं, उन्हें पानी की कब उस समय ज्यादा जरूरत पड़ रही है। तो हमेशा ही साफ, स्वच्छ और गुनगुना पानी, ताकि पशु उसको पी सके। बहुत ठंडा पानी पिएगा तो पशु को नुकसान होगा, उसका जो आहार है वो हो सकता है वो गड़बड़ हो जाएगा। अगर बहुत चिल्ड पानी पी रहा है तो एक रेगुलर बेसिस पे पशुओं को, मतलब हमारे किसान भाइयों को, पशु का जो पानी पीने का है सिस्टम है, जो नाद में पानी वगैरह भर रहे हैं, साफ सुथरा नाद रखें, चूने से पुताई करवा दें, और उसमें गुनगुना पानी रखें। उसको उनको हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, ताकि जब भी पशु को इच्छा हो रही है पानी पीने की तो वो उसके लिए अवेलेबल हो। इसके अलावा हमें पशुओं को थोड़ा सा और उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमको उनको मिनरल मिक्सचर हो गया, या नमक मिला के देना चाहिए, गुड़ वगैरह पानी मिला करके देना चाहिए, ताकि वो जो गिरता हुआ तापमान है उससे अपने आप को बचा सकें। पशुओं को गुनगुना पानी पिलाने की बात मैं बता ही चुका हूँ। और यदि इस तरह की चीजें हम रखते हैं, तो चूंकि पशुओं को हम क्या करते हैं ना, कि जो डेयरी एनिमल है खासतौर पे, उनके लिए पानी की बड़ी जरूरत होती है, क्योंकि 1 लीटर दूध के लिए कम से कम 3 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। तो उस हिसाब से हमको उनको पानी प्रोवाइड करना है, एडली पानी प्रोवाइड करना है। ऐसा नहीं है कि जब वो पानी मांगेगा तभी ऐसा कुछ मिलेगा, नहीं, हमको हमेशा चौबीसों घंटे इस बात की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि एक गुनगुना पानी का सिस्टम वहां पे नाद वगैरह भरकर रखा हुआ, और रेगुलर बेसिस पे हम उस नाद को साफ कर रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह से देख रहे हैं, धूप में निकले हुए पशु हैं और पशुओं को पीने के लिए व्यवस्था है पानी की यहाँ पर। तो दिन में हम पशुबाड़े में पशुओं को बाहर निकाल सकते हैं। साफ सफाई, नीचे सूखा जमीन होना चाहिए, फर्श होना चाहिए, ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह की समस्या ना हो उनको। फिर तीसरा और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आता है स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण। स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण में जो हम इसमें बात करते हैं, खासतौर पे ठंड के समय में सर्दी, खांसी, निमोनिया, ये सबसे ज्यादा वो चीजें हैं जो अमन हमें भी होती हैं और पशुओं में भी होती हैं। तो हमें पशुओं को भी इन चीजों से बचाए रखना चाहिए। तो इसके लिए हमें ठंडी हवा, ये कोशिश करनी चाहिए कि वो ठंडी हवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, सीधे ऐसा ना हो कि शीतलहरी चल रही है और सीधे सीधे उसके कांटेक्ट में जा रहे हैं। एक लेवल के बाद वो बीमार पड़ जाए, और ये चाहे सर्दी, खांसी या निमोनिया जैसी चीजें उनको हो जाती हैं। इसके अलावा जो बछड़े हैं, जो अभी नए पैदा हुए बछड़े हैं, तो हमें भी जैसे हम नॉर्मली ये करते हैं कि बछड़ों को सीधे सीधे हम कोलेस्ट्रम दे देते हैं, तो वो तो ठीक है, माँ के थन से सीधे ले रहा कोलेस्ट्रम, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, हम कोलेस्ट्रम को बाहर निकाल रहे हो, फिर क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, और जो नई पद्धतियां उसमें हम मानते हैं कि बछड़ों को भी अ, जो उनको जितना जरूरत हो उतना मिलना चाहिए कोलेस्ट्रॉल। तो आज के समय में हम वीनिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है, बछड़ों को बाहर किया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको गुनना करके जो बछड़े हैं उनको देते हैं। यदि पशु गीला हो जाए, जैसे बारिश हो गई हो या फिर किस तरह कोई ओस हो रहा हो, तो हमें तुरंत उनको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करना है कि तुरंत को पोंछिए, उनको साफ करिए और गर्म स्थान पर रखिए। उनको ऊपर जैसा कि बोरे का जूट के बोरे हैं, उनको उड़ा के रख सकते हैं, इससे उनको बहुत फायदा होता है। दूसरी चीज है नियंत्रण के लिए, कि टीकाकरण एवं कृमिनाशन। सभी पशुओं को निर्धारित समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए, जो भी इनका शेड्यूलिंग है उसके हिसाब से टीकाकरण कराते रहें, ताकि अगर कहीं से पशुओं की इम्यूनिटी कमजोर हो रही, तो ऐसा ना हो कि कोई वायरल हो या कोई बैक्टीरियल डिजीज हो वो उसको इम्पैक्ट कर दे। इसके अलावा एक बहुत ही पुरानी पद्धति चली आ रही है, हालांकि अब तो ज्यादा हो गया है, कि जो कृमिनाशक गोली, हम पहले तो किसान भाई देते नहीं थे, अब तो हम देख रहे हैं बहुत से किसान भाई देते हैं। लेकिन फिर भी इसका एक थंब रूल होता है कि मानसून के पहले और मानसून के बाद में हमको कृमिनाशक गोली देना है, डिवर्मिंग करनी चाहिए उनकी। मानसून के बाद का जो समय होता है, अमूमन ठंड के आने के पहले का समय होता है। तो किसान भाई को ये भी ध्यान रखना है कि शीत ऋतु शुरू होने के पहले ही हमको डिवर्मिंग कर देना चाहिए। इससे होता क्या है कि मानसून के समय में जितना भी पैरासाइट जो पशुओं के आंत में मतलब प्रकट हो चुका है या पैदा हो चुका है, बहुत ज्यादा लोड होता है, तो अगर डिवर्मिंग हम उनका कर देते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। तो पशु हेल्दी होता है। और
जब हेल्दी रहेगा तो ठंड के समय में वो जो भी चारा लेगा, जो भी खाना का जो भी आहार लेगा, वो पूरा पूरा आहार उसके ग्रोथ और प्रोडक्शन में यूटिलाइज होगा, अच्छे से यूटिलाइज होगा। नहीं तो यदि कृमियों का लोड, अगर वर्म्स का अगर लोड पशु के शरीर में भीतर है, तो वो भी क्या है कि हम बहुत ज्यादा खाना दे देते हैं पशुओं को, लेकिन फिर भी वो सारा का सारा वो कृमि खा लेगा। वो तो अपना ग्रोथ कर ले, लेकिन हमारा जो पशु है वो कमजोर रह जाएगा। वो उससे हम बहुत ज्यादा न तो ग्रोथ कर पाएगा, न तो बहुत ज्यादा हम उससे प्रोडक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। तो डिवर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक बहुत ही खास बात है कि पशु अगर पशु के का जो खुर वाला एरिया होता है, क्योंकि ये एरिया डायरेक्ट जमीन के कांटेक्ट में होता है, ठीक है, कहीं कीचड़ है, कुछ भी है, कैसा भी है, तो हमें रेगुलर खुरों की सफाई करते रहना चाहिए। अगर कोई डेयरी है या कुछ भी है, गोबर है, कुछ भी है, तो हमें रेगुलर बेसिस पे उसकी सफाई करते रहना चाहिए। इससे उसके जो हूफ है वो हेल्दी होंगे। पशु इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है ना पशुओं के प्राकृतिक व्यवहार पे, क्योंकि अगर उसके हूफ जो है वो हेल्दी होंगे, तो पशु से ये उम्मीद की जाती है कि उसका जो नेचुरल बिहेवियर वो शो कर सकेगा और उस पर तनाव कम से कम आएगा। दुग्ध ग्रंथि या थन की सुरक्षा की जब हम बात करते हैं, तो दूध दूहने के पहले और बाद में थन की सफाई करना चाहिए। एंटीसेप्टिक डिपिंग का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें कि अगर एंटीसेप्टिक नहीं भी कर रहे हैं तो हम गुनगुने साफ और गुनगुने पानी से पहले थन को धुल दें। साफ कोई कपड़ा है उससे उसको पोंछ दें, या फिर KM-NO4 है उससे एक बार पोंछ दें, ताकि किसी तरह इन्फेक्शन की बात ना हो। और पशुओं को गीले फर्श पे बैठने ना दें, सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि ठंड का सीजन भी है और यदि फर्श भी गीला है तो काफी उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं तो। प्रजनन की देखभाल की हम बात करते हैं, ठंडी में हीट के लक्षण हल्के दिखते हैं, क्योंकि अमूमन ठंड के समय में क्या होता है कि जब ठंड बहुत ज्यादा होती है तो पशु तनाव में होता है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो रही होती है। तो ऐसे बहुत से नेचुरल बिहेवियर जिसकी हम बात कर रहे थे, कि हम कहते हैं ना कि दिन में उसको धूप के समय में मैक्सिमम उसको हम समय दें। अगर ज्यादा से ज्यादा हम उसको धूप में रखते हैं तो उसका बॉडी एक कंफर्टेबल जोन में जाता है। अगर बॉडी उसकी कंफर्टेबल जोन में जाती है तो होगा क्या कि उसका जो नेचुरल बिहेवियर है, जैसे हीट में आने का लक्षण है, वो बहुत आसानी से दिखते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ठंड का अगर या ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है तो पशु जो है ना अपने जो नेचुरल लक्षण है, जो उनके नेचुरल बिहेवियर से उनको कम से कम से कर पाते हैं। तो हीट के लक्षण भी बहुत कम दिखते हैं। इसलिए बहुत ही नियमित देखभाल की जरूरत होती है किसान भाइयों की, हाँ वो हीट में है या नहीं है। शाम में इसलिए मतलब दिन भर हम कहते हैं कि मैक्सिमम जितना ज्यादा समय हो सके, जितना भी समय हो सके दिन का समय, आप उसको धूप में रखिए, बाहर रखिए। उचित ऊर्जा और पोषण से यदि हम करते हैं तो उसके लक्षण भी ठीक ठाक होते हैं। और यदि ऐसा पाया जाता है कि मिलता है किसान भाइयों की कि हाँ हीट में है, तो उसका गर्भाधान कराना चाहिए। अब कुछ उपयोगी तकनीक, जैसे कि बहुत ज्यादा ठंड हो रही है रात में गौशाला में, तो हम करते हैं कि ना कि खिड़कियों में भी आपने देखा कि जो विंडोज हैं, जो खिड़कियां हैं, वहां पर हम बोरी है या तिरपाल लटका देते हैं। बहुत ठंडा फर्श है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, भूसा या जो अभी धान का जो भूसी होती है उसको बिछा सकते हैं। बहुत ठंडा पानी है उसकी जगह हम हैंडपंप या सीधे अगर पानी निकाल के देते हैं, वो भी कंफर्टेबल अच्छा पानी होता है। अगर दूध कम हो रहा है तो हमको गुनगुना पानी गुड़ वगैरह मिला करके देना चाहिए। इसके अलावा हमको कंसंट्रेट मिक्सचर ज्यादा देना चाहिए आज के समय में। अगर इन चीजों का ध्यान रखते हैं हमारे किसान भाई, तो जो डेयरी एनिमल खासतौर पे उनके लिए बहुत उपयोगी है ये चीजें। इसके अलावा अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि डेयरी एनिमल की तो बात होगी, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं इसमें कि इसमें जैसे कि मुर्गियों की बात करते हैं, तो हमारे किसान भाइयों को ये पता होगा कि जैसे मुर्गियों का तापमान जो होता है 107 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, हम लोगों से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उनके लिए ये जो गिरता हुआ तापमान है वो बहुत ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट करता है। तो तो जहां हमें मतलब हम कहते हैं कि हमें 96 के आसपास हमारा शरीर का तापमान होता है, तो जब इतने के आसपास टेम्परेचर होगा तब हमारे लिए कंफर्टेबल होगा। लेकिन उनके लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए होता है अगर उनको कंफर्टेबल जोन में जाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात उसमें, यदि हम ब्रूडिंग करने जाते हैं, अगर जो हमारे किसान भाई मुर्गी पालन कर रहे हैं, तो ब्रूडिंग में चूंकि जो चूजे हैं ना, उनका 2 हफ्ते तक तो तापमान नियंत्रण का कोई मैकेनिज्म, जो शरीर का अपना मैकेनिज्म है जो कि तापमान को नियंत्रित करता है, वो डेवलप नहीं होता। तो इसलिए जो 15 दिन का शुरू का समय होता है वो बहुत ज्यादा हमको उनको 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास का टेम्परेचर में रखना होता है। और प्रति हफ्ते के हिसाब से
5 डिग्री फ़ारेनहाइट हम टेम्परेचर कम करते जाते हैं। इन जनरल जो सेट का तापमान होता है वो करीब 65 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास हमको उनको मेंटेन करना होता है। और इस तरह यदि हमारे किसान भाई करते हैं तो मैं समझता हूँ कि चाहे मुर्गी पालन हो चाहे डेयरी पालन हो, बकरी पालन में भी हम देखते हैं कि बकरी पालन में भी चूंकि बकरियां छोटी होती हैं तो उन पे भी इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। तो यदि इस तरह से यदि ध्यान रखते हैं तो हमारे किसान भाई कम लागत में ज्यादा ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं और अपने पशुओं को जो शीत ऋतु है उसके प्रकोप से बचा सकते हैं। सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पुष्पेंद्र। अब किन्हीं को कुछ पूछना है तो बोलिए। काफी अच्छा इन्होंने बताया कि शीत ऋतु में कैसे पशुओं का प्रबंधन करेंगे। बहुत सारी अच्छी बातें बताई, इवन आहार तक भी बताई कैसा आहार रहेगा। तो किन्हीं को कुछ पूछना है, खासकर ये अभी शीत वाला मौसम से संबंधित कुछ पूछना है तो जो अभी बताया गया। तो ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम काफी अच्छा लगा होगा आप सभी को। और आप सभी तो व्हाट्सएप ग्रुप में हैं ही। इसके बावजूद अगर कोई प्रश्न हो, कुछ अगर जिज्ञासा हो तो आप उसमें प्रश्न डालिए। हम लोग हमेशा उसका समाधान करते हैं, त्वरित समाधान किया जाता है। और एक इनका था, एक चैट बोट में मैसेज था, 1 मिनट मैसेज था इनका। डेयरी फार्मिंग शुरू करनी है बट समझ में नहीं आ रहा। राजकुमार जी हैं क्या, या रहेंगे चैटिंग में कहाँ? लिखे हैं। हाँ हाँ, यस राजकुमार सर। जी ने लिखा था, हाँ। तो देखिए, डेयरी फार्मिंग करना है ना तो आप एक बार प्रशिक्षण कर लीजिए, हम तो कहेंगे। आप कहाँ से हैं राजकुमार जी? तो हम सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से हैं। तो आत्मा, वहां पर सीतामढ़ी में आत्मा तो अच्छा काम कर रही है, अभी प्रशिक्षण करवा रही है। ठीक है। पूरा कोई संस्था है क्या? हाँ, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी होती है, जहाँ पे कृषि विभाग होता है ना, कृषि का जो जी कलेक्टेरिएट जो होता है आपका, जहाँ डीएम जी साहब बैठते हैं, तो वहीं पर जी। देखिएगा कृषि का भी ऑफिस होगा, कृषि विभाग का। वो और जब विकास। हाँ, कृषि विभाग में आप वहाँ चले जाइए ना खाली, तो वहाँ पे पूछ लीजिए कि भाई आत्मा का कार्यालय कहाँ है, वहीं पे मिलेगा। आमतौर पे वहीं होता है, कृषि का ही कार्यालय के पास आत्मा का होता है। ठीक है। और सर कोर्स कितने दिन का होता है? तीन से आरसीटी से पाँच भी दिन का ट्रेनिंग हो रहा है सर। 3 से 5 दिन का, हाँ। आरसीटी से भी ट्रेनिंग हो रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हर जगह में, जी हर हर जिले में आरसेटी जो है वो ट्रेनिंग करा रही है। जी सर। हाँ। ठीक आरसीटी है। में भी सर ट्रेनिंग 3-4 दिन का ही होता है? 3 दिन 4 दिन 5 दिन, आत्मा जितना उसके पास रिसोर्सेस होते जी हैं उसके अनुसार वो आरसीटी लोग डिसाइड करता है। से 21 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है सर, फ्री ऑफ कॉस्ट। आरसेटी का 21 दिन का चल रहा है। जी सर। हाँ, तो वो 21 दिन का कर लीजिए, सबसे बेस्ट है। आपको उसमें कोई पैसा भी नहीं लगना है, सरकारी जी प्रोग्राम है, ना, कार्यक्रम है। तो पैसा तो नहीं लगना। ये आरसीटी कहाँ पे मिलेगा सर? जी। बताइए, सत्येंद्र जी बता दीजिए, आरसेटी कहाँ पे मिलेगा इनको? ओ, अब हम उन हमारे नंबर पर सर बात कर लीजिएगा, हम वहाँ के जो अथी है उनसे हम पूछ करके बता देंगे कि आरसे सीतामढ़ी में कहाँ पर है आरसीटी। हाँ। आपका नंबर कैसे मिलेगा? नोट कर लीजिए, 93 042 12 605। एक मिनट सर बताइएगा। 93 042 93 042 12 605 605। आपका नाम क्या हुआ? सत्येंद्र प्रसाद। सत्येंद्र सत्येंद्र जी। प्रसाद। जी ठीक है। ओके सर। ये भारत सरकार की, लिखने के बाद। मतलब ये बढ़िया कार्यक्रम है। जी ट्रेनिंग हम। करना हर एक जिले के लिए, ट्रेनिंग के लिए इसको खोला गया है। आत्मा तो बहुत सारा काम करती है ना। जी आत्मा है, जी कृषि विज्ञान केंद्र है, ये लोग प्रशिक्षण भी कराती है और बहुत सारे प्रसार गतिविधि भी कराती है। और आरसेटी जो खोला गया है स्पेशली ये ट्रेनिंग के लिए ही खोला गया है। और ये जी सरकार का ही उपक्रम है। तो जी सरकारी संस्था है, इसका जो प्रमाण पत्र मिलेगा वो प्रमाण पत्र काफी आपका काम भी आएगा। जी वो जी जी बिल्कुल ही मतलब मतलब अच्छा प्रमाण पत्र कह सकते हैं हम लोग। क्योंकि जी भाई
ऐसे बहुत सारी संस्थाएं प्राइवेट खोल लेते हैं जिसका कि कोई मान्यता प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, नहीं, तो वहां से प्रशिक्षण भी अगर प्राइवेट से कोई ऐसा जगह करते हैं जिसका कोई मान्यता नहीं है, तो फिर प्रशिक्षण का कोई फायदा भी नहीं होगा। तो आप सर एक अच्छा और जगह से प्रशिक्षण सवाल था। कीजिए और उसके बाद पशुपालन स्टार्ट करिए। आप एक दो सक्सेसफुल फार्मर के पास भी आप मिल लीजिए जा करके, जो अच्छा से डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपको सीतामढ़ी जिला में भी बहुत सारे लोग सक्सेसफुल डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। तो लेकिन पहले प्रशिक्षण प्राप्त कर लीजिए, तब मिलने जाइएगा। ठीक है। ठीक जी। ठीक। हाँ चलिए, सर ठीक एक है। और सवाल था। हाँ बोलिए। सर डेयरी प्रोसेसिंग भी का भी कोई कोर्स होता है क्या? डेयरी प्रोसेसिंग का भी कोर्स होता है। वो होता है। करना होगा तो कहाँ करें? हाँ, वो आरसेटी से ही आप पूछ लीजिएगा, डेयरी प्रोसेसिंग का भी वो कराते हैं। और कुछ दिन के बाद अभी इंतजार कीजिए, हमारे यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कोर्स अभी स्टार्ट हुए हैं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में। तो उसमें अभी प्रोसेसिंग का भी नहीं शुरू हुआ है, लेकिन प्रोसेसिंग का शुरू हो जाएगा। और हमारा डेयरी कॉलेज है, संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा भी डेयरी प्रोसेसिंग का समय समय पर होता है। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना? जी सर जरूर। हाँ, तो जब कभी डेयरी का कोई ट्रेनिंग वैसी होगी और किसी किसी जिला के द्वारा, एक्चुअली हमारे यहाँ क्या होता है ना, कोई स्पॉन्सर ट्रेनिंग होती है। कोई या तो आत्मा स्पॉन्सर करती है या कभी कोई बामेती स्पॉन्सर करती है। कोई स्पॉन्सर ट्रेनिंग होगा उस पर, तो हम आपको ग्रुप में खबर कर देंगे। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है राजकुमार जी, चलिए। जी सर थैंक यू सर। ठीक है, तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम को अब यहीं पे हम लोग विराम देते हैं। फिर हम लोग तीसरा शनिवार को मिलेंगे इस महीने का। और जो भी इसके बाद और भी कुछ प्रश्न है तो आप लोग ग्रुप में डालिएगा, हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। जी जी। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर। हाँ।